वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में 288 मतों के साथ पास हुआ और राज्यसभा में 128 मतों के साथ पास हो गया। अब यह राष्ट्रपति का दस्तखत होने के बाद, राष्ट्रपति का मुहर लगने के बाद कानून बन जाएगा और विपक्षी पार्टियों को और इसके विरोधियों को यदि बिल को निरस्त कराना होगा तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना होगा। आज हम बात करते हैं कि यह क्या है वक्फ बोर्ड बिल, क्या है इसका इतिहास, क्या इसे सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर सकती है, मुसलमान क्यों नाराज है, नए नए प्रावधान क्या है, नेताओं ने क्यों इसका विरोध किया और नेताओं ने क्यों इसका पक्ष लिया। तो आज एक एक करके हम तमाम चीज़ों पे आपको आज बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि वक्फ क्या होता है, वक्फ बोर्ड क्या है और यह बिल क्या है। वक्फ का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो दान में दे दी गई हो, और दान में किसे दी गई हो तो एक तरह से इस्लामिक धर्म को मानने वाले लोगों को पोषित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए। तो कौन होते हैं और किस तरह से किया जाता है। उदाहरण के लिए जो मस्जिदें हैं, जो मदरसे हैं, मदरसे में मुस्लिम इस्लाम धर्म को मानने वाले जो बच्चे होते हैं पढ़ते हैं और उनकी जो शिक्षा दीक्षा पे खर्च होती है तो उसको पूरा करने के लिए पैसे जहाँ से चाहिए उसके लिए वक्फ की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मस्जिद में खर्च कहाँ से आएगा, कैसे चलेगा, तो इसके लिए किसी ने मस्जिद को ज़मीन दान में दी होगी और दी होगी तो उससे कुछ आय आते होंगे, वो भी एक तरह से वक्फ की संपत्ति है, जो मस्जिद की संपत्ति है, मस्जिद के नाम से होती है। वक्फ की जो संपत्ति है, संपत्ति कोई भी दो तरह का होता है, एक चल और दूसरा अचल। चल जैसे बस हो गए, ट्रक हो गए, टेम्पू है, पैसे हैं। अचल मतलब ज़मीन है, बिल्डिंग है, जायदाद है। तो वक्फ बोर्ड के पास दो तरह की संपत्तियां हैं, ज़मीन जायदाद भी काफ़ी ज़्यादा हैं और अचल संपत्ति भी हैं, गाड़ी है, घोड़े हैं, पैसे हैं, पैसों की आमदनी है। तो तमाम तरह की चीज़ें दोनों तरह की है वक्फ बोर्ड के पास। अब बात करते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या था। तो वक्फ बोर्ड एक तरह से वक्फ की जो संपत्तियां हैं उसको नियंत्रित करने के लिए बनाई गई है और ये 4-5-7 लोगों का समूह होता है जो इनको नियंत्रित करता है और उसे ही वक्फ बोर्ड कहा जाता है। अब यह बिल क्या है वक्फ बोर्ड, तो आपको बता दें कि 1954 में जो कानून बने थे वही आज तक वक्फ बोर्ड को नियंत्रित कर रहे थे। उस कानून में कई सारी खामियां आ गई थी। उन्हीं खामियों को दूर करने के लिए सरकार ने वक्फ बोर्ड कानून लाया और यह कानून लोकसभा और राज्यसभा से अब पास हो चुका है। अब ये बताते हैं आपको कि आखिर इसका इतिहास क्या है, फिर उसके बाद आपको हम बताएंगे कि वक्फ बोर्ड में परिवर्तन क्यों किए गए हैं, मुसलमान नाराज क्यों हैं। तो इसका इतिहास सबसे पहले जानिए। इसका इतिहास वक्फ की ज़मीनों का यह है कि जब भारत में इस्लाम आया तो उसके बाद कई सारे जो राजा हुए, लगभग 500-600 वर्षों तक वे सब के सब मुसलमान ही थे। और इस्लाम में कहा जाता है कि वक्फ की संपत्ति कोई न कोई संपत्ति होती है, किसी न किसी तरह का उनका अस्तित्व होता है। इस कारण से मदरसों के रखरखाव के लिए, मस्जिदों के रखरखाव के लिए कई सारे लोगों ने, कई सारे मुसलमान राजाओं ने ज़मीनें दान की है वक्फ को। और यही कारण रहा कि वक्फ बोर्ड के पास धीरे धीरे काफ़ी मात्रा में ज़मीन होते चले गए। आपको यह बात जान के ताज्जुब होगी कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा ज़मीन रेलवे के पास है, वह है 33 लाख एकड़। उसके बाद भारतीय सेना के पास ज़मीन है, वह है 17 लाख एकड़। वक्फ बोर्ड के पास ज़मीन है 9,40,000 एकड़, अर्थात जिसे बीघा भी कहा जाता है। तो इस तरह से देखें तो भारतीय रेल और सेना के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है। और हो भी क्यों ना, पहले के ज़माने में जो राजे महाराजे थे वो जो दान करते थे वक्फ बोर्ड को ज़मीन, तो वो गांव का गांव दे देते थे, शहर के बीचों बीच में दे देते थे, राजा का जो भवन होता उसके अगल बगल के इलाकों में दे देते थे। और आजकल वो इलाका काफ़ी महंगा हो गया है, काफ़ी ज़्यादा प्रभावी और कीमती ज़मीनें हैं। इस कारण से सरकार की नज़र थोड़ी बहुत उस पर बहुत पहले से थी। लालू यादव ने भी कहा था कि वक्फ बोर्ड के लिए काफ़ी कड़े कानून चाहिए और इस पे लाइए आप लोग कानून। लालू यादव ने कहा था कि हम समर्थन देंगे, लेकिन उस समय तो नहीं आ पाई थी क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस थोड़ा अल्पसंख्यकों का वोट बैंक लेने के लिए थोड़ा दूसरे तरह का रवैया अपनाती है, जबकि भाजपा ने इस पर बड़ा एक्शन लिया है। और गृह मंत्री ने भी कहा है कि हमारा डराना धमकाना किसी का काम नहीं है, थोड़ा कानून हो जाएगा तो सारी चीज़ें पारदर्शी तरीके से हो जाएंगी, तो फिर इससे मुसलमानों को ही फ़ायदा होगा। लेकिन मुसलमान इससे नाराज़ हैं। तो इसका एक इतिहास तो आप देख लिए कि
मध्यकाल में जो शासक आए और वे जमीन धीरे धीरे दान में देते चले गए और इस तरह से वक्फ की जो संपत्ति है बढ़ती चली गई। अगर भारत से पहले भी कहीं पर देखा जाए कि कुछ था या नहीं, तो मदीना में मोहम्मद साहब को 600 खजूर वाला जो बाग है वो दिया गया था इस्लाम के विकास के लिए, रख रखाव के लिए। तो वो भी एक तरह से वक्फ की संपत्ति ही थी। और सबसे पहला वक्फ की संपत्ति यदि पूछा जाए तो दुनिया में मदीना में यही खजूर का जो बाग था, 600 खजूर के पेड़ वाला बाग, वही एक तरह से पहली वक्फ की संपत्ति बनी दुनिया की। भारत में तमाम तरह के शासक होते चले गए और देते चले गए। फिर बाद में अंग्रेज आए और अंग्रेज़ों ने इस वक्फ बोर्ड को देखा, एक तरह से वक्फ की संपत्तियों को लेकर के इंग्लैंड में चर्चा हुई और वहाँ के 4 जजों ने इसके पक्ष में फैसला नहीं दिया, इसके विरोध में फैसला दिया और वक्फ बोर्ड जैसी कोई चीज़ों को मान्यता नहीं दिया। बाद में फिर अंग्रेज़ों ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में आकर के इस चीज़ को मान्यता दी और देखा कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम में एकता न हो जाए, थोड़ा वैर रहे, इस कारण उन्होंने फिर से इसको मान्यता दे दिया। वक्फ बोर्ड के पास काफ़ी ज़्यादा पावर था, उसका अपना ट्रिब्यूनल था। अब वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ न हाई कोर्ट न सुप्रीम कोर्ट कहीं नहीं जा सकते थे। वक्फ बोर्ड अगर बोल दी कि कोई ज़मीन है तो है, फिर उसमें कोई दो राय नहीं थे। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि वक्फ बोर्ड एक बार ताजमहल पर भी अपना दावा कर रही थी, लेकिन वह चूंकि नहीं हो पाया तो लेकिन संशय का चीज़ तो था ही। किरण रिजिजू गृह राज्य मंत्री, उन्होंने कहा था 2 दिन पहले ही कि वक्फ बोर्ड यदि संसद पर दावा कर दे कि ये हमारी ज़मीन है तो ये उनकी हो जाती, हवाई अड्डे को कहती कि ये हमारी थी तो वो उनकी हो जाती। तो इस कारण भी वक्फ बिल लाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि आपके कहने से या वक्फ बोर्ड के कहने से कोई संपत्ति उसकी नहीं हो जाएगी, बशर्ते कि जब तक जो दान किया है यह सिद्ध न हो जाए कि इसने दान में दिया है इस चीज़ को, तब तक ज़बरदस्ती वक्फ बोर्ड कुछ नहीं कर सकती। वक्फ बोर्ड जबरन नहीं कह सकती है कि ये ज़मीन मेरी है, बशर्ते कि ज़मीन दान करने वाला न कहे कि हमने दान कर दिया है, और डीड होनी चाहिए दान करने के लिए। इसके बाद जो नया वाला कानून है उसमें ट्रिब्यूनल को लेकर के भी कहा गया है कि जो ट्रिब्यूनल के फैसले हैं उसके खिलाफ अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते हैं। और मुसलमानों के अंदर इस चीज़ के लिए नाराज़गी है कि पहले तो कहीं पे केस नहीं सुना जाता था वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल के अलावा, लेकिन अब तो दिक्कत हो जाएगी। इसके अलावा जो बोर्ड बनेगी, वक्फ बोर्ड बनेगा, अभी भी भारत में 32 वक्फ बोर्ड काम कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों की अपनी होती है, केंद्र के स्तर पे अपना है वक्फ बोर्ड, लेकिन वो सारी के सारे बोर्ड रहेंगे, लेकिन उसमें सदस्यों की नियुक्ति को लेकर थोड़ा झोल हुआ है। अब वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम लोगों को भी सदस्य बनाना होगा। वो किसी भी धर्म से आ सकते हैं, बौद्ध, सिख, जैन, हिंदू, कोई भी हो सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं की एंट्री को भी अनिवार्य कर दिया गया है कि वक्फ बोर्ड में महिलाएं भी होंगी, 2 गैर मुस्लिम भी होंगे और सारे लोग बाकी मुसलमान होंगे। इस चीज़ को लेकर के भी मुसलमानों में नाराज़गी है। एक और नाराज़गी है मुसलमानों में, वो रजिस्ट्रेशन को लेकर के है कि वक्फ बोर्ड के पास जहाँ जहाँ पर जितनी ज़मीनें होंगी वहाँ के जिला के कलेक्टर को सारी की सारी रजिस्ट्रेशन करने का पावर मिला है। लोग जाके कलेक्टर को बोलेंगे कि ये वक्फ की ज़मीन है, कलेक्टर रजिस्ट्रेशन करेंगे और राज्य सरकार को सुपुर्द करेंगे। तो मुसलमानों को ये लगता है कि इतने सारे विभाग में इतनी भ्रष्टाचार है, तो अब हम कलेक्टर साहब के पास जाएंगे फाइल लेके, तो वो क्या बिना पैसा लिए दिए काम करेंगे, निपटाएंगे या मामला फंसा देंगे? ये भी एक बड़ा सवाल हो गया है। मुसलमान इस चीज़ को लेकर के भी थोड़े डरे सहमे हैं। इसके बाद जो एक चीज़ है कि दान में मिला हुआ पता चलना चाहिए। कोर्ट को, वक्फ बोर्ड को ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ें दान में मिली है, तभी जा कर के उस चीज़ को समझा जाएगा कि हाँ ये सही में वक्फ की ज़मीन है। तो इस चीज़ को लेकर के भी मुसलमानों में नाराज़गी है। ऊपर से नेताओं ने अलग अलग बयान देकर एक तरह से घिना दिया इस चीज़ को। पता ही नहीं चल रहा है कि इसके पक्ष में बोला जाए या इसके विपक्ष में बोला जाए। भारत में जो नेता लोग हैं वो थोड़ा अलग तरीके से इस चीज़ को मान लिए, कुछ पक्ष में मान लिए, कुछ विपक्ष में मान लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, पारदर्शिता आएगी, आय बढ़ेगा। अब आपको एक चीज़ और बता दें कि सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी, जो कांग्रेस के द्वारा ही बनाया गया था,
तो सच्चर कमेटी ने कहा कि जो वक्फ बोर्ड के पास जितनी संपत्ति है उससे कम से कम 12,000 करोड़ रुपए सालाना आने चाहिए थे, लेकिन 200 करोड़ रुपए ही आ रहे हैं। तो इसमें भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। सस्ते और सही चीज़ें हैं, वक्फ बोर्ड के नाम पे जैसे कहीं पे पुस्तकालय है, कहीं पे हॉस्टल है, तो वह 30 रुपये 40 रुपये में आज के समय में भी दे दिया जाता है मुस्लिम लड़कों को। इसमें भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो है ही भाई, पारदर्शिता है ही नहीं कोई चीज़ को लेकर के, और कुछ लोगों का इस पर कब्जा है। तो ये तो एक तरह से निंदनीय चीज़ है। लेकिन अब जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि राम मंदिर के लिए जो बोर्ड और ट्रस्ट बना उसमें कितने मुसलमान को आप ले लिए, उसमें तो मुसलमान नहीं थे, तो फिर ये जो वक्फ बोर्ड का जो बना है उसमें आप हिंदू को क्यों घुसा रहे हैं? और ये सवाल तो एक तरह से बनता है। दूसरी चीज़ है कि सभी पार्टियों ने इस पर अपना अपना राय रखा। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ताजमहल पर भी एक बार वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया था। ललन सिंह जो बिहार से हैं, जदयू से हैं, उन्होंने कहा कि लालू यादव ही कहे थे कि पटना के डाक बंगला चौराहे पे वक्फ की बहुत सारी ज़मीन है, ये सब कहाँ से मिल गई, कैसे मिल गई, इसको थोड़ा कंट्रोल किया जाए कानून बना के कि लालू यादव समर्थन देंगे। और लालू का वो बयान खूब चल रहा है। हालांकि लालू उस समय नहीं जानते रहे होंगे कि ये जो दोहरा चरित्र है उनका मुसलमानों को लेकर कि वोट भी दो हमको और तुमको डराएंगे भी, तो वो नहीं छुपने वाला है। लालू यादव जिस समय भाषण दे रहे थे उस समय वो नहीं सोचे होंगे कि यूट्यूब नाम की कोई चीज़ आएगी जिससे कि हमारे पुराने भाषण वायरल होने लगेंगे। लालू यादव ये नहीं सोचे होंगे, इसी कारण उन्होंने इस तरह का बोला था। और मुसलमान लालू यादव के इस वाणी से भी नाराज़ होंगे। पप्पू यादव ने भी कहा कि जमींदारों के पास ज़मीन कहाँ से आई कि आप वक्फ बोर्ड के पास आ गए। तो हालांकि उनके इस बयान की निंदा की गई है। सभी लोगों की जो ज़मीनें और रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्री की हुई है। वक्फ बोर्ड के पास तो रजिस्ट्री के पेपर नहीं होंगे, पुराने जो पेपर होंगे। अब इल्तुतमिश और अकबर यदि ज़मीन दिया होगा वक्फ बोर्ड को तो उस समय तो रजिस्ट्रार थोड़े थे और रजिस्ट्री भी नहीं था उस तरह का। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके बाद तमाम तरह के नेता का तो काम ही है राजनीति करना, तो क्यों नहीं करेंगे। लेकिन कुल मिला के देखें तो एक जगह गलती हुई है भाजपा वालों से। बिल जब लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, तो उसके बाद भाजपा वालों को कहना चाहिए था कि देखिए जो मुसलमान है भारत के वो इस बिल से नाराज़ न हो। इस बिल में क्या यस है क्या नो है, मतलब क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, बिल क्यों लाया गया, क्यों नहीं लाया गया था अब तक। इन सब सारी चीज़ों पे लोगों का विश्वास जितना था भाजपा वालों को, 2-4 प्रवक्ता को लगाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं और कहते हैं कि सारे मुसलमान भाई सुनो आप ये चीज़ें, जिससे उनके अंदर नाराज़गी नहीं होती और विपक्ष जो इसका गलत ढंग से प्रचार प्रसार कर रहा है वो भी न हुआ होता। क्योंकि आपने तो एक तरफ सौगातें मोदी चलाई, दूसरी तरफ ला दिए वक्फ बोर्ड बिल, इसमें कैसे काम चलेगा। तो सरकार से एक यही चूक हुई है कि विश्वास में लिए बिना बिल ले आया गया है। और बाकी सारी चीज़ें जो ठीक है, यह बिल कोई बहुत ज़्यादा डराने वाला नहीं है मुसलमानों को, क्योंकि अगर होगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कर देगी इस चीज़ को। तो ये सही चीज़ है। कुल मिला के देखा जाए तो इससे ये सही है कि इसमें पारदर्शिता आएगी। अब इससे आगे सरकार क्या करती है ये मेन होगा। बाकी सब चीज़ें तो ठीक ठाक ही हैं। जैसे हिंदू मंदिरों के लिए बोर्ड है, उसको सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, तो मुस्लिमों के मस्जिद के साथ भी कुछ नहीं हो सकती। और ये तो सही है और स्वाभाविक सी चीज़ है। और आपको ये भी बता दें, वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है 2 तरह की है। एक सीधे सीधे वक्फ बोर्ड में दे दी गई है, दूसरी चीज़ है कि दे तो दी गई है वक्फ बोर्ड को, लेकिन उसमें कहा गया है कि इसके जो वारिस होंगे, इसका जो देखरेख करेगा वो हमारे घर के ही कोई ना कोई करेंगे। उस तरह की भी संपत्तियां हैं अपने देश में वक्फ बोर्ड के पास। तो 2 तरह की संपत्ति है, तो दोनों को मिलाकर भी देखा जाए तो भी सरकार इसमें अब कुछ थोड़े कर सकती है। ये तो जो बोर्ड के मेंबर होंगे वही करेंगे। और बाकी कुछ इस तरह का होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जिंदा है, ज़मीर अभी जिंदा है सुप्रीम कोर्ट का, और उसे कोई चीज़ खराब यदि लगती है उस तरह की तो उसको वो निरस्त करेगी ही करेगी। तो कुल मिला के कैसा लगा आप लोग बताइएगा, क्योंकि इस पे बिहार में भी बड़ी राजनीति हो रही है। अब जदयू के बड़े बड़े मुस्लिम नेता इस्तीफा दे रहे हैं। नीतीश कुमार टोपी पहन के जो सेवई पिए थे वो तो अब गड़बड़ा गया। उधर अब प्रशांत किशोर और तेजस्वी दोनों मिल के अब चर्चा करेंगे कि आखिर ये कौन से हैं भाई। तो ये विरोध के स्वर भी उठेंगे जदयू में।
तो देखिए अब क्या क्या होता है। अभी एज इट इज जो जो चीज़ें थी आपको हमने बताया, इतिहास से लेके प्रावधान क्या क्या है, विवाद क्या क्या है मेनली, बाकी चीज़ें तो बाद में डिस्कस किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।